स्टूडेंट को बताया जा चुका है कि क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, ये जो टॉपिक है ये आईआईटी मेंस या नीट या एग्रीकल्चर या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या फिर आईएएस लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एराइज होते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित नियम कानून आप जानते हैं कि 1s के बाद 2s आता है। क्यों आता है, इसका जवाब इस क्वांटम नंबर के क्लास में मिलेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 1s होता है, 1p नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका जवाब क्वांटम नंबर में मिलेगा। सेकेंड ऑर्बिट में 2s 2p होता है, 2d नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका जवाब क्वांटम नंबर का ये टॉपिक देगा। तो बहुत सारे सवाल का जवाब, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड नियम, ये सब क्वांटम नंबर के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, जिसको आज आप जीरो लेवल से समझने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी उपकर्ष से संबंधित जरा समझ लिया जाए, तो आप आज का ये क्लास समझने के लायक होंगे। उपकक्ष 4 होता है, एस पी डी एफ। एस उपकक्ष में कुल 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। एस में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। तो ये ऑर्बिटल की संख्या है, विभिन्न उपकक्ष में ऑर्बिटल की संख्या है, जो कल भी बताए थे, पिछले लेक्चर में भी बताए थे और आज भी बता रहे। एक चीज और जानिए साथ साथ, इस विभिन्न उपकक्ष का अपना आकार होता है। जैसे एस का आकार होता है गोलाकार, पी का आकार होता है डम्बेल, डी का आकार होता है डबल डम्बेल और एफ का होता है जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स। एक बार फिर से, एस के आकार का तुलना गोला से किया गया है, गोलाकार आकृति का। पी का डमरू मतलब डमरू के जैसा, और डी के आकार का तुलना डबल डमरू, 2 डमरू, और एफ का जटिल। तो ये एस पी डी एफ उपकक्ष का आकार है, जिसके बारे में हम लोग और भी विस्तृत रूप से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जरूरत है, इतना जानकारी होना चाहिए, तो क्वांटम नंबर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक चीज और, पी उपकक्ष में आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं 3 ऑर्बिटल होता है। तो इस तीनों ऑर्बिटल का अपना नाम होता है, px, py, pz। तो आज के बाद px जैसे ही आप बोलेंगे, समझेंगे, तो आप समझेंगे कि px का मतलब है कि डंबल जो है x अक्ष पर होगा। डंबल कहां होगा? x अक्ष पर। तो डंबल जब x अक्ष पर होगा तो वो px को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डंबल y अक्ष पर होगा तो वो py को रिप्रेजेंट, यानी कि py को रिप्रेजेंट करेगा, बीच वाले ऑर्बिटल को। अगर डंबल z अक्ष पर होगा तो वो pz को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सब में आप देख सकते एक ही डंबल आएगा। ये p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों का अपना अपना नाम है। इसका नाम है py और इसका नाम है pz। तो ये था एस और पी ऑर्बिटल के बारे में और उसके आकार के बारे में। अब हम शुरू करते हैं, क्या है क्वांटम नंबर, ये सारा डिटेल आप लेने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वांटम नंबर क्या है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे बल्कि परमाणु संख्या, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। 2p3 के अनुसार आप सभी स्टूडेंट इतना जानकारी रखते हैं कि इसको हम एक एक करके ऐसे भरेंगे। तो क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम संख्या क्या है? जैसा कि इसके नाम में एक शब्द जुटा है, संख्या। तो क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की परिचयात्मक संख्या, इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। यानी क्वांटम संख्या संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। संपूर्ण जानकारी का अर्थ है कि सपोज दैट आप
इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो एक क्वांटम नंबर आएगा ऐसा जो नंबर के माध्यम से, संख्या के माध्यम से बताएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। कोई दूसरा क्वांटम संख्या आते आते बता देगा कि आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन से उपकक्ष में है। कोई तीसरा क्वांटम संख्या आते आते ये बता देगा कि अगर आप जान गए कि कौन से उपकक्ष में है, एस में है कि पी में है, तो पी में भी तो 3 ऑर्बिटल होता है, तो आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो आगे वाले पी में है कि बीच वाले पी ऑर्बिटल में है कि लास्ट वाला में। तो ये तीसरा क्वांटम नंबर आते आते बता देगा। और चौथा क्वांटम नंबर आते आते ये बता देगा कि आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो आप जिस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, सीधा है कि उल्टा। एक बार फिर से, क्वांटम संख्याओं का एक समुच्चय है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। संपूर्ण जानकारी का अर्थ है कि आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, ऑर्बिट के भी किस उपकक्ष में है, उपकक्ष के भी किस ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल में है तो सीधा है कि उल्टा है, अर्थात क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप सभी स्टूडेंट को ये पूरा परिभाषा सुनने पर कुछ भी समझ में आया तो लग रहा होगा कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। एक ऐसा क्वांटम संख्या जो आते आते कक्ष के बारे में बताता है जिसका नाम मुख्य क्वांटम संख्या है। एक ऐसा क्वांटम संख्या जो आते आते इलेक्ट्रॉन के उपकक्ष के बारे में बताता है, वो द्विवंशी क्वांटम संख्या। एक ऐसा क्वांटम संख्या जो आते आते इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में बता देता है कि उपकक्ष, जैसे अब डी में तो 5 ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन आगे मतलब कौन से डी में है, पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में कि पांचवा में। पी में 3 ऑर्बिटल होता है, तो आगे वाले में है कि बीच वाले में कि लास्ट वाले में, ये बताएगा चुंबक की। और लास्ट क्वांटम संख्या आते आते इतना तक बता देगा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो आप आगे वाले इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं कि पीछे वाले, यानी क्लॉकवाइज वाले का बात कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज वाले। तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। पहला क्वांटम संख्या प्रारंभ होने जा रहा है। पहला क्वांटम संख्या का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या समझा जाए। मुख्य क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को n द्वारा सूचित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बताता है। इस मुख्य क्वांटम संख्या का खोज नील्स बोर के द्वारा किया गया। यह मुख्य क्वांटम संख्या ये बताता है कि आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें वो कौन से कक्ष में है, कौन से ऑर्बिट में है, कौन से ऊर्जा स्तर में है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान, प्रत्येक मान, मुख्य क्वांटम संख्या का प्रत्येक मान किसी विशेष बल की किसी विशेष सेल को सूचित करता है। जैसे n बराबर 1 तो k सेल, n बराबर 2 तो l सेल, n बराबर 3 तो m सेल, n बराबर 4 तो n सेल, n बराबर 5 तो o सेल। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो कक्ष होता है k l n n द्वारा सूचित किया जाता है, तो ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर 5 है तो समझेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन o सेल में है, 4 है तो n सेल में। अब मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में थोड़ा और डिटेल। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का क्वांटम संख्या का मान 3 है और एक का मान 5 है। अगर आप सभी स्टूडेंट से पूछा जाए कि बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन जिसके क्वांटम संख्या का मान 3 है, मुख्य क्वांटम संख्या, और एक का मान 5 है, और आप समझ रहे हैं अच्छे से, ये पहला कक्ष, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक है? तीसरा। और सबसे ज्यादा दूरी पर कौन रहेगा? 5। यानी n का मान जितना अधिक, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतनी अधिक दूरी पर होगा। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान जितना ही अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी उतना ही अधिक होता है।
एक चीज और जानिए साथ साथ, वास्तव में कक्ष की ऊर्जा का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर ही निर्भर करता है। जितना ही अधिक मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा किसी इलेक्ट्रॉन का, उतना ही अधिक उसके कक्ष की ऊर्जा होगी। यानी कि इंग्लिश में अगर बताया जाए तो ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना ज्यादा यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। अब यहाँ एक कोणीय संवेग का सूत्र है। कोणीय संवेग, कक्ष का कोणीय संवेग बराबर सूत्र होता है NH/2π। तो NH/2π, तो यहाँ n वास्तव में कक्ष की संख्या जो बोलते हैं, वास्तव में ये क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या है। इसके बाद किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकालते हैं 2n² से। वास्तव में यहाँ भी ये जो n है मुख्य क्वांटम संख्या ही है। तो ये था इतना जानकारी केवल मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। दूसरा क्वांटम संख्या जो आपके सामने प्रारंभ होने जा रहा है वो है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या का बहुत सारा नाम है। पहला नाम एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरा नाम एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। तो इस क्वांटम संख्या को हम सूचित करते हैं L से। इस क्वांटम संख्या के द्वारा आप उपकक्ष के बारे में जानकारी लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से उपकक्ष में है। इस क्वांटम संख्या का खोज समरफील्ड के द्वारा किया गया। समरफील्ड के द्वारा किया गया। और जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट 9th 10th से ये जानते हैं कि n/1 होता है तो कि n/2 होता है तो L, आज के बाद जानिए कि उसी तरह से ये L बराबर 0 होता है तो S उपकक्ष, L बराबर 1 होता है तो P उपकक्ष, L बराबर 2 होता है तो D उपकक्ष, और L बराबर 3 होता है तो F उपकक्ष होता है। अब ये वास्तव में L का एक मान किसी विशेष उपकक्ष को सूचित करता है। जिस तरह से L का प्रत्येक मान किसी विशेष कक्ष को बताता है, उसी तरह L का प्रत्येक मान किसी विशेष उपकक्ष को बताता है। अब यहाँ वास्तव में जो L का मान है ये n पर निर्भर करता है और इसका एक सूत्र होता है 0 से n-1। ये क्या सूत्र है, ये कैसे यूज होता है, ये अभी तुरंत हम बताने जा रहे हैं, जो बहुत सारा प्रूफ सामने आपके रखेगा। तो यहाँ L यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है और इसका मान 0 से n-1 होता है। अब यहाँ पर अगर हम आपके सामने n=1 यानी प्रथम कक्ष का बात करें तो L का मान निकालने जा रहे हैं इस सूत्र के मदद से 0 से 1-1, तो आ गया 0 से 0 से। आप संख्या रेखा आप सभी स्टूडेंट पढ़ कर आए हैं, ये संख्या रेखा इसको बोला करते हैं। इधर -1, -2, -3, -4। तो यहाँ 0 से 0 के बीच कुछ नहीं होता है, सिर्फ 0 होता है। तो L का मान जब 1 होगा तो L का मान 0 होगा। अभी और भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। n=2 अगर हम लेंगे तो L का मान क्या क्या आ सकता है, 2-1, 0 से 1। 0 से 1 के बीच केवल दो ही चीज होता है, 0, 1। अब n=3 के लिए L का मान 0 से 3-1, 0 से 2। 0 से 2 का मतलब 0, 1, 2। अब यहीं से समझना शुरू कीजिए। n=1 का मतलब प्रथम कक्ष, और प्रथम कक्ष के लिए L का केवल एक मान आना इस बात का प्रूफ है कि प्रथम कक्ष में केवल S1 के साथ आ सकता है, S केवल आ सकता है, इसलिए 1 के साथ केवल 1s होता है। सेकेंड ऑर्बिट में चलते हैं। n=2 के लिए L का 2 मान आना इस बात का प्रूफ है कि इसके साथ 2s और 2p हो सकता है, क्योंकि 0 सूचित करता है s को और 1 सूचित करता है p को। यही कारण है कि द्वितीय कक्ष में केवल 2s 2p होता है, 2d नहीं होता है। तृतीय कक्ष n=3 के लिए L का 3 मान आता है, 0, 1, 2। 0 के अनुसार आप सभी स्टूडेंट जानते हैं s, 1 के अनुसार जानते हैं 3p
और 2 के अनुसार 3D। तो इस तरह से आज के क्लास में प्रूफ हुआ कि तीसरे कक्ष में केवल 3 ही उपकक्ष हो सकता है, 3S 3P 3D, 3DF नहीं हो सकता है। दूसरे कक्ष में केवल 2 ही उपकक्ष हो सकता है, 2S 2P 2D नहीं हो सकता है। प्रथम कक्ष में केवल एक ही उपकक्ष हो सकता है, 1S। और अब n बराबर 4 पर लेते हैं तो l बराबर होता है 0 से 4 माइनस 1, तो 0 1 2 3। 0 सूचित करता है 4S को, 1 सूचित करेगा, 2 सूचित करेगा, 3 सूचित करेगा 4S। तो इस तरह से आपका ये ज्ञान आज कंप्लीट हो गया कि प्रथम कक्ष में केवल एक ही उपकक्ष होता है। क्यों? कोई पूछ देगा आज के बाद कि द्वितीय कक्ष में केवल 2 ही उपकक्ष 2S 2P होता है, 2D क्यों नहीं होता है? तो आप अच्छे से जवाब देंगे कि दूसरे कक्ष के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या केवल 2 मान आता है, 0 और 1, और 0 के अनुसार ये 2S की उपस्थिति प्रदर्शित करता है और 1 के अनुसार 2P। तीसरे कक्ष में केवल 3S 3P 3D होता है, 3F क्यों नहीं होता है? क्योंकि n बराबर 3 के लिए केवल 3 मान संभव है, 0 1 2, और इसलिए तीसरे कक्ष में केवल 3 उपकक्ष 3S 3P 3D होता है, 3F नहीं होता है। अब अगर आपको अच्छे से अभी 2 क्वांटम नंबर का पढ़ाई अच्छे से समझ में आया तो कुछ क्वेश्चन का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा और जवाब अच्छे से देना होगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, पहले टाइप का, 3 टाइप का क्वेश्चन से आपका माइंड फ्रेश होगा और आप जितना पढ़े हैं वो सब याद हो जाएगा। ये कैसे? तो देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि 3P उपकक्ष को देखकर n और l मुख्य क्वांटम संख्या और एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान बताया जाए। 3P से n का मान, l का मान, l का मान यहां से p को देखकर बताया गया। एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, 4D, n का मान, l का मान, एकदम सही। जिसको नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ देखते रहिए, सब लिखा हुआ है। n का मान यहाँ पर आप 6S, n का मान, l का मान, s के लिए l का मान, तो दिक्कत। तो 3 क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया और 3 क्वेश्चन जस्ट अपोजिट। मतलब हम यहाँ दे रहे हैं n बराबर 1, n बराबर 2 और l बराबर 1, ये दोनों मिलकर कौन से उपकक्ष का निर्माण करेगा? 2P। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन इसी के मतलब टाइप का दूसरा क्वेश्चन है आपका, n इक्वल 6, l इक्वल 1, 6P। तीसरा क्वेश्चन, n इक्वल 5, l इक्वल 3, 5F, l इक्वल 3। समझ रहे हैं? और अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा सेट संभव है? n बराबर 3, l बराबर 3, क्या संभव है? n बराबर 3 होने पर, l बराबर 3 होने पर, n बराबर 3 होने पर l का 3 मान आता है, 0 1 2। हमने क्या दे दिया? जो कभी संभव नहीं है। इस सूत्र से भी पता कर सकते हैं कि इसका सूत्र होता है n का 0 से n - 1, यानी l का मान कभी n के बराबर नहीं हो सकता है, जब होगा तो 1 कम होगा। यही कारण है कि ये सेट संभव। दूसरा, n इक्वल 4, l इक्वल 2 संभव है कि एकदम संभव है। n बराबर 4 होने पर l का 3 4 मान आएगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3, क्योंकि आप 4 रखकर हल करिए, देखिए 4 रखकर हल करिए, 0 से 3 आएगा, 0 से 3, 0 1 2 3, तो आपको यहाँ 2 दिया गया जो संभव है। n इक्वल 0, l इक्वल 1, तो ये संभव नहीं है क्योंकि कक्ष की संख्या कभी 0। तो इस तरह से आपका 2 क्वांटम नंबर पूरा कंप्लीट। इसमें और भी कुछ आप इस कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में थोड़ा और भी कुछ जान लीजिए। अभी आपने क्या क्या जाना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इसको n द्वारा सूचित करते हैं, इसको l द्वारा। ये ऑर्बिट के बारे में बताता है, उपकक्ष के बारे में। इसका खोज नील्स बोर ने किया,
इसका खोज समरफील्ड ने किया। ये किसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बताता है, ये इलेक्ट्रॉन के उपकक्ष के बारे में। n का प्रत्येक मान किसी विशेष कक्ष को सूचित करता है और l का प्रत्येक मान किसी विशेष उपकक्ष को सूचित करता है। l का जो सूत्र होता है 0 से n-1 होता है, 0 से n-1 होता है। और यहां अगर l का मान हम यहाँ n का मान 1 ले रहे हैं तो l का केवल एक मान आना इस बात का प्रूफ है कि प्रथम कक्ष में केवल एक सब सेल होता है। n बराबर 2 तो l का केवल 2 मान आना इस बात का प्रूफ है कि दूसरे कक्ष में केवल 2 उपकक्ष होता है। n बराबर 3 के लिए l का 3 मान आना इस बात का प्रूफ है कि तीसरे कक्ष में 3 ही उपकक्ष होता है, 3s 3p 3d। तो अब इसी ये कोणीय संवेग क्वांटम संख्या में कुछ और नॉलेज, जैसे कि हमने इसमें बताया कोणीय संवेग निकालना कक्ष के हिसाब से, उसी तरह उपकक्ष के हिसाब से भी कोणीय संवेग आप निकाल सकते हैं। उपकक्ष के हिसाब से कोणीय संवेग का सूत्र होता है √l+1 h/2π। तो अगर आपको s उपकक्ष का निकालने का मन है कोणीय संवेग s उपकक्ष का, तो l का मान क्या होता है s उपकक्ष के लिए, तो 0 रखकर हल करेंगे, 0 0+1 h/2π यानी कोणीय संवेग का मान 0। तो ये कोणीय संवेग निकालने का सूत्र है किसी उपकक्ष के लिए। किसी उपकक्ष में, जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में 6 होता है, d में 10 होता है। आज एक सूत्र दिया जा रहा है जिसके माध्यम से आप किसी उपकक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जान सकते हैं। जैसे s उपकक्ष के लिए l का मान 0 होता है, 0 रख के हल किया जाए 2। यही कारण है कि s उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। p उपकक्ष के लिए l का मान 1 होता है, तो 2l+1 में 1 रख के हल कीजिए, 2 × 3 6। तो ये है किसी उपकक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालने का सूत्र। ये है किसी उपकक्ष में कोणीय संवेग। बाकी क्वांटम संख्या जिसको इंग्लिश में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का खोज जीमन और लिंडे के द्वारा किया गया। जीमन और लिंडे के द्वारा किया गया। ये इस क्वांटम संख्या को n द्वारा सूचित करते हैं। यह क्वांटम संख्या ऑर्बिटल के अभिविन्यास के बारे में यानी डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में बताता है। तो इसको इंग्लिश में ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताया जाता है। ये ऑर्बिटल के अभिविन्यास के बारे में बतलाता है, दिशा के बारे में बतलाता है। जैसा कि हम कल की क्लास बताए थे कि p उपकक्ष जो है, p उपकक्ष का 3 ऑर्बिटल होता है, px py pz। तो px बोलेंगे तो डंबल x अक्ष पर होगा, py होगा तो डंबल y अक्ष पर होगा और pz कहेंगे तो z अक्ष पर होगा। तो यहाँ ऑर्बिटल के अभिविन्यास के बारे में जानकारी मिलती है। इसको n द्वारा सूचित करते हैं। इसका खोज जीवन और लिंडे के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का पूरा मान एजीमुथल क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है और इसका सूत्र होता है -l से 0 से +l। ये क्या लिख दिए हम, तुरंत अभी समझ में आएगा। ये n का सूत्र है। ये n का पूरा मान वास्तव में द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है और ये n द्विगंशी क्वांटम संख्या है। इसका मान -l to 0 to +l होता है। यहाँ पर आप संख्या रेखा देख सकते हैं 1 2 3 4। ये -1 -2 -3 -4। अब ये क्या लिखे हैं आपको अब यहाँ समझ में आएगा। अच्छे से देखा जाए, यदि हम l बराबर 0 लें, और आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि l बराबर 0 किसके लिए होता है, तो यहाँ l बराबर 0 के लिए m का कुल मान क्या हो सकता है, तो यहाँ
0 से 0 से 0, 0 से 0 से 0 के बीच कुछ नहीं आता है, सिर्फ 0 आता है। यही कारण है कि s उपकक्ष में केवल एक ऑर्बिटल होता है। हमारा बात आप समझ पाएंगे। जैसे s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 होता है, t में 5 होता है और f में 7। आज की क्लास में इस क्वांटम संख्या की सहायता से हम ये साबित करना चाहते हैं कि आखिर s में एक ऑर्बिटल क्यों होता है, p में 3 ही ऑर्बिटल क्यों होता है, d में 5 क्यों होता है और f में 7। तो नियम है कि m का एक मान एक ऑर्बिटल को सूचित करता है। m का 3 मान 3 ऑर्बिटल को, 5 मान 5 ऑर्बिटल को। तो जरा सा देखा जाए कि अगर हम L बराबर अगर हम ले लें 1 जो कि P के लिए होता है, ठीक है, तो m का क्या क्या मान आएगा, -1 से 0 से +1, -L से 0 से प्लस, तो -1 से +1 तक दिखाई दे रहा है संख्या रेखा में। -1 आता है, 0 +1। यही कारण है कि ये 3 मान आना इस बात को प्रूव करता है कि p उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल हैं। यदि L बराबर 2 हो तो m का 5 मान आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, -2 से 0 से +2, और आप संख्या रेखा देख रहे हैं -2 से +2 तक क्या क्या मिलेगा, -2 -1 0 +1 +2। तो इस तरह से 5 मान 5 ऑर्बिटल को सूचित करता है और L बराबर 2 d के लिए होता है, जिससे ये क्लियर हुआ कि d उपकक्ष में जब होगा तो 5 ऑर्बिटल होगा। और यहाँ पर L बराबर 3 लेते हैं तो m का 7 मान -3 से 0 से +3, यानी कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ 7 मान f के 7 ऑर्बिटल को, क्योंकि L बराबर 3 किसके लिए होता है, f के लिए होता है और f के 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसका मेन कारण ये है कि m का 7 मान 7 ऑर्बिटल को सूचित करता है। यही कारण है कि f उपकक्ष में 7 ऑर्बिटल होता है। तो आज के क्लास में इस चुंबकीय क्वांटम संख्या के क्लास में ये बात प्रूव हुआ कि s हमेशा एक ऑर्बिटल रखेगा। p 3 कारण है कि p के लिए m का 3 मान संभव होता है, -1 0 +1। m का प्रत्येक मान प्रत्येक ऑर्बिटल को सूचित करता है, तो 3 मान 3 ऑर्बिटल। d के लिए l का मान 2 होता है और इससे निर्धारित m का मान है -2 -1 0 +1 +2, जो इस बात को एकदम क्लियर करता है कि d उपकक्ष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि m का प्रत्येक मान एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, सूचित करता है। उसी तरह से f का 7 मान 7 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, जिससे ये प्रूव हुआ कि f उपकक्ष में 7, d में 5, p में 3 और s में 1 ऑर्बिटल होता है। तो ये था चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो ये समझाया कि किसी उपकक्ष में कितने ऑर्बिटल होते हैं। अब आपको बता दें कि वास्तव में ये क्वांटम संख्या जो है ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन आपका किस ऑर्बिटल में है। अब बात करते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या का। चक्रण क्वांटम संख्या तो सबसे आसान चक्रण क्वांटम संख्या है। चक्रण क्वांटम संख्या का खोज उलेनबेक एंड गॉडस्मिट के द्वारा किया गया। ये s द्वारा सूचित किया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, क्लॉकवाइज और एक। तो स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट क्वांटम नंबर के रूप में आप पढ़ने जा रहे हैं चक्रण क्वांटम संख्या। इसका खोज उलेनबेक एंड गॉडस्मिट के द्वारा किया गया। ये
इसको रिप्रेजेंट करते किसी से, एस से, और ये इलेक्ट्रॉन के किसके बारे में बताता है, स्पिन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर दो तरह का चक्रण प्रदर्शित करता है, क्लॉकवाइज और एक एंटीक्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरता है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्रण को प्रदर्शित करता है कि यहां आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने अक्ष पर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, ACWR, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन के चक्रण क्वांटम संख्या का कभी भी बात होगा तो आपको बता दें कि इसका वैल्यू होता है +1/2, और उल्टा इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज है इसका -1/2। तो चक्रण क्वांटम संख्या का केवल 2 ही मान होता है, इसलिए ये बहुत आसान है, और ये इसका मान किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आप पढ़े द्विगंशी क्वांटम संख्या का सूत्र होता है 0 से n - 1, मतलब उसका मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। अभी पढ़े चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो उसका सूत्र होता है -l से 0 से +n। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्भर करता है द्विगंशी पर, द्विगंशी निर्भर करता है मुख्य क्वांटम संख्या पर। ये क्वांटम संख्या किसी पर निर्भर नहीं करता है, इसका सिर्फ 2 ही मान होता है, एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और एंटी क्लॉक के लिए -1/2। अब आप कितना अच्छा ये टॉपिक समझे, इसका डिसीजन, इसका निर्धारण 2-3 क्वेश्चन से होने जा रहा है। जैसे सपोज दैट 3d3 विन्यास के लिए सभी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का ज्ञात है। 3d3 का मतलब आप सभी स्टूडेंट अच्छे समझ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बताना है, n l m s। अगर आप ये वीडियो लेक्चर अच्छे से कंप्लीट किए और आपको अच्छे समझ में आया तो आप जरूर इसका मान बता सकते हैं। n का मान हमेशा यहां से देखकर बताया जाता है 3, l का मान इस उपकज को देखकर बताया जाता है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकज के बारे में बताता है, और ये द्विगंशी है तो क्या होगा 2। पिछले लेक्चर में यही समझाया गया था आप लोग को कि l बराबर 2 होता है तो d के लिए 2 होता है, तो यहाँ पर 2, और m का मान जानने के लिए इस l के मान को यहाँ से उठाइए। तो अभी तुरंत पढ़े हैं m का मान l पर कैसे निर्भर करता है। m का सूत्र होता है -l से 0 से +l, तो हो जाएगा -2 से -1 0 +1 +2। तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, -2 में। सीधा है कि उल्टा, सीधा, तो +1/2। अब चलते हैं, अगर कुछ समझ में आया तो जल्दी जल्दी बताइए। इस इलेक्ट्रॉन का n का मान, l का मान, m का मान, s का मान। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान, l का मान, m का मान, s का मान। अगर आपको अच्छे समझ में आए तो जल्दी बताइए। हीलियम के प्रथम कक्ष में स्थित दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या स्टार, n का मान, l का मान, m का मान। l जब 0 होता है तो m केवल 0 ही होता है, क्योंकि -0 से 0 से 0 के आगे माइनस लगाना ही गलत है, तो 0 ही होगा। l जब 0 आ जाए तो टेंशन ही नहीं लेना, सीधे m का मान 0 होगा। और s का मान जल्दी से बताया जाए, n का मान, l का मान, m का मान और s का मान। यहाँ पर ये दोनों मान दोनों का अलग अलग हो गया। नाइट्रोजन, इसी एलिमेंट से ये क्वांटम नंबर का क्लास प्रारंभ हुआ था और इसी एलिमेंट के विन्यास से समाप्त होने जा रहा है। 2p3 हम भर दिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बताना है फुल स्पीड में। n बराबर, l बराबर,
P को देखकर L बराबर 1, M बराबर जानने के लिए यहाँ पर आप L का सारा मान लिख देंगे और पता लगाएंगे कि आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें वो कहाँ है, +1, और S बराबर। तो इस तरह से आपका चारों क्वांटम संख्या समाप्त हुआ। हमने यही बताया था कि क्वांटम संख्या संख्याओं का एक समुच्चय है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। एक क्वांटम संख्या आते आते ये बता देगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। एक क्वांटम संख्या आते आते ये बता देगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से उपकक्ष में है, S में है कि P में। एक क्वांटम संख्या आते आते ये बता देगा कि उपकक्ष में भी है तो उपकक्ष P में 3 ऑर्बिटल है, आगे वाले में इलेक्ट्रॉन है कि बीच वाले में है कि लास्ट वाले में है, तो ये बता दिया कि कहाँ है, लास्ट वाले। एक क्वांटम संख्या अंतिम में आते आते ये बता देगा कि आपका इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में बात कर रहे हो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, सीधा है कि उल्टा है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, आगे वाले का कि पीछे वाले का, तो ये बताएगा कौन चक्रण क्वांटम संख्या है। तो इस तरह से आपका क्वांटम संख्या समाप्त।